पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना चुके हो तुम लोग बीजेपी के सपोर्ट में। सपोर्ट नहीं किया हूँ, जो सच है सिर्फ वही बोला हूँ। अच्छा, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? एक हाथ से चंदा लो, एक हाथ से धंधा दो। देखिए, बीजेपी नहीं, उस पर तो तुम्हारी सच्चाई नहीं पहुंच रही। समझिए पहले। इलेक्टोरल बॉन्ड उस वेस्ट मटेरियल की तरह है जो हर एक इंसान सुबह सुबह बाथरूम में निकालता है। चाहे तुम कितने भी अच्छे आदमी हो या बुरे, बाथरूम में तुम सोना तो नहीं निकालने वाले। आपको पता होना चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज सबसे पहली लोकसभा चुनाव 1951 से ही चलता आ रहा है, जब तक कि 1969 में इंदिरा गांधी ने इसे हटाया और पॉलिटिकल पार्टीज इसे इलीगली बुरे रास्तों से इस्तेमाल करने लगते हैं। होता कुछ ये था कि इलेक्शन जीतने के लिए पैसे तो चाहिए होते थे, और ये पैसा या तो कोई बिजनेसमैन या किसी इलाके के गैंग, गुंडे या कोई माफिया उन्हें डोनेशंस देते थे, और जब वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती थी तो वो गुंडे लोग उनसे बुरे काम में प्रोटेक्शन की मांग करते थे। बिजनेसेस टैक्स माफ करवाने या गवर्नमेंट टेंडर लेने की इंटेंशन से इन्हें डोनेशंस दिया करते थे, और उससे होता कुछ यही था, आम लोगों को गुंडों की दादागिरी झेलनी पड़ती थी, या किसी गलत आदमी के हाथ टेंडर चली गई तो पुल गिर गया, हल्की सी बारिश आ जाने पर रोड ही बह गया। एट लास्ट हुआ ये कि जो बेसिक परेशानियां आज़ादी के वक्त थी वो आज भी हैं। डेवलपमेंट अब जाकर कहीं कुछ दिख रहा है, बट वेरी सटल, नॉट टू मच। ये सेम स्कीम जो है 2019 तक ऐसे ही चलता रहा। लोग डोनेशंस देकर अपनी स्पेशल पावर अनलॉक करवा लेते, और ब्लैक मनी ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के पास हाई लेवल पर यूज होने लग गया था। अरे, बीजेपी इसको अपने फायदे के लिए लाया है। पहले तो ऐसा था कि आप 20,000 से ऊपर एनॉर्मसली पैसे डोनेट नहीं कर सकते। वो तो और घटिया था, अचानक से 19,999 रुपए का चंदा मिलने लग गया था इनको। ब्लैक मनी तो मोटे ही अमाउंट में मिलता था, बस ये रसीद 20,000 से कम की काटने लग गए थे, सारी की सारी फेक। ठीक है, तो सरकार आइडेंटिटी बताना कंपलसरी कर देती। ये क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई भी कितना भी पैसा दे सकता है, डोनर की पहचान बिना पब्लिक किए? क्या ये? हाँ, ओह, हीरालाल चंपक 16 GB मेमोरी कार्ड। मान लो अभिषेक ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ह्यूज अमाउंट में डोनेशंस दिए, और मान लो वो पार्टी नहीं जीत पाई, तो जो दूसरी विनिंग पार्टी है वो उसके पीछे पड़ जाएगी। 5 साल के अंदर अंदर ईडी, सीबीआई विद 69 अदर्स के साथ कंपनी बंद करने के नौबत पर ले आएगी वो पार्टी। अच्छा, मतलब तुम्हारे अनुसार ये इलेक्टोरल बॉन्ड सही था। कोई भी ऐरा गैरा कंपनी बीजेपी को अपना सारा पैसा देकर उनसे 100% टैक्स माफ की उम्मीद में, उनसे टेंडर की उम्मीद में कैसा भी प्रोडक्ट बनाती, कैसी भी दवाइयाँ बनाती, ब्रिज पुल बनाते, और उन्हें कोई चूं तक बोलने नहीं जाता, तब कोई ईडी, सीबीआई विद 69 अदर्स छापा मारने नहीं आती। हीरालाल, देख, समझ, ऐसा नहीं है कि जिन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बीजेपी को डोनेशंस दिए सिर्फ उन्हीं के दवाइयों से लोग मरे हैं, या सिर्फ उन्हीं की टेंडरशिप में पुल गिरे हैं और बारिश में रोड बह गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक सही चीज़ थी, उससे ब्लैक मनी कम हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पर गलत रहा? अभी जितने लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, राम मंदिर के दौरान ये ही लोग सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे थे। हो सकता है, बट आई नीड योर आंसर। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को हटाने का डिसीजन गलत था? हाँ। कर देना भक्त वाली बात। देखिए, ये थोड़ा भावुक हो गए हैं। सही जवाब तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था, वही सुबह की बाथरूम वाली बात। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी पार्टी की डार्क साइड है। आप कितने भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करो, कितने भी अच्छे विचार रखो, पैसे तो आपको इलेक्शन के वक्त चाहिए ही होंगे। कोई भी बिना किसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखे आपको ज्यादा पैसे नहीं देगा, और अगर आपको देश डेवलप करना है तो आपको सामने वाले अपोजिशन को हराना ही होगा। इस तरह पैसे सोर्स करने का एक इजीएस्ट ऑप्शन होता है, बट दैट डजंट मीन्स दिस इज गुड। किसी का भी हो, बदबू तो उतना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि उन बॉन्ड्स के ऊपर सीरियल कोड ऐसा कुछ होता था, एसबीआई लगाती थी, ताकि ये ट्रैक कर पाए कि किसने कितना पैसा किसको दिया है। और यहाँ पर एक लूप ये था कि एसबीआई अगर चाहे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये लीक कर सकती थी,
कि इसने आपको इतना पैसा दिया है और ये सब बस इसी तरह फिर चलता ही रहता जैसा अब तक चल रहा था। पर एट द सेम टाइम आप किसी की दिखाकर उसे बदनाम नहीं कर सकते क्योंकि सब ये शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। सो ऑन दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स आवर हीरा लाल इज विथ ट्रुथ। अरे बैठो शांति से। ठीक है, चलो इस बात पर जज नहीं करते, पर जो देश डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है, हर चीज का कंट्रोल बीजेपी के अंदर आ रहा है, इस पर तो कभी कुछ नहीं बोलते। शिट, फिर गलत जगह मुंह मार के आ गया। ये कहने से पहले ऐसा तुमने क्या देखा? अरे सबसे पहली चीज जिससे लोगों को सच्चाई पता चलती है, मीडिया। आज मीडिया देश की बिक चुकी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म। ओम फो, फ्रीडम ऑफ स्पीच। देख हीरालाल, क्योंकि तू गांधी को पापा और नेहरू को चाचा मान चुका है, इसलिए तुझे लिजर्ड और क्रोकोडाइल के बीच फर्क नहीं पता चल रहा। मजरू सुल्तानपुरी नाम के एक फेमस बॉलीवुड राइटर थे। उन्होंने तेरे चाचा जी को डिक्टेटर से कंपेयर किया था और सिर्फ इसलिए उन्हें 2 साल की जेल हो गई थी। गांधी जी यानी तेरे पापा के बहुत बड़े फॉलोअर धर्मपाल जी ने नेहरू जी यानी तेरे चाचा के खिलाफ एक ओपन लेटर एमपीज को लिखा था, जिसमें उन्होंने नेहरू जी को इंडिया चाइना वार में मिसमैनेजमेंट करने पर रेजिग्नेशन की मांग की थी। तो तेरे चाचा ने उन्हें तिहाड़ जेल में फेंक दिया। ऑन रिकॉर्ड ऐसे 54 केसेस हैं जिसमें आवाज उठाने वालों को जेल में बंद कर दिया गया या उनके सालों के मेहनत का लिखा बुक, गाने, फिल्म, आर्टिकल्स को बैन कर दिया गया। बताओ हीरालाल, बीजेपी ने कितने फिल्म गानों को बैन किया है? सब मन भर के व्यूज के चक्कर में हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। बोलना कितने अकाउंट को बैन किया गया? आज अगर तू अगेंस्ट में कुछ सुन भी पा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कि देश में आज़ाद मीडिया को जगह दिया गया है, वरना सीधू मूसेवाला कांड तू रेगुलर बेसिस पर देख रहा होता, चाहे वो जर्मनी में ही क्यों ना बैठा हो। भैया देखो, आप थोड़ा लेवल क्रॉस कर रहे हो, फॉरकास्ट उतना नहीं करना, फैक्ट लेवल पर ही बातें सही रहेंगी। चलिए मैं मानता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच अब पहले से तो ठीक ही है, मगर ये जो ईडी और अलग अलग कानून को चेंज कर अपोजिशन पार्टी में अड़चन डालना, ये सब कैसे एक डिक्टेटरशिप नहीं है? घुमाने फिराने का काम नहीं, सीधा बोल। भैया देखिए, इस बार गांधी पापा, नेहरू चाचा ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हमें किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, और हमारे अगर किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। प्लीज़ कंटिन्यू। बोलो हीरालाल। ईडी ने केजरीवाल को बिना सबूत के क्यों अरेस्ट किया? अभिषेक, अभी बीच में कुछ मत बोलना। तो तुझे इस बात के बेस्ड पर लगता है कि इंडिया डिक्टेटरशिप बन जाएगा? मतलब कैपिटल के करंट सीएम को अरेस्ट कर लेना ये आपके नज़र में एक आम बात है? अरे भाई 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 भाई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये तो इतनी बड़ी बात है कि इसके आगे इंदिरा गांधी की 1975 वाली इमरजेंसी भी कुछ नहीं है। जब न्यूज़पेपर छापने से पहले सरकार से चेक कराना पड़ता था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जांच कराने के बाद परमिशन मिलती थी, और अगर कुछ बात एक्स्ट्रा लिख दी तो जेल हो जाती थी। अभी तो ईडी ने पूछताछ करने के लिए समय भी दिया, मगर इंदिरा गांधी के वक्त आचार्य कृपलानी जी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर और आजादी के बाद कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए, उन्हें जेल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, उन्हें जेल दिया गया। एच.डी. देवे, देश के 11th प्राइम मिनिस्टर, उन्हें जेल दिया गया। मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण अडवाणी, जयप्रकाश नायर, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, देवीलाल, भैरों सिंह शेखावत, अर्जुन जेटली, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, M.K. स्टालिन, किसी को भी नहीं छोड़ा। ये होता है डिक्टेटरशिप। अनुमान है 1,11,000 लोग को अरेस्ट किया गया था। अंग्रेजों से खराब आज़ादी तो इंदिरा गांधी ने छीन ली थी। केजरीवाल पर तो आरोप भी थे शराब के घोटाले का। निकाल के दिखा दियो क्या चार्जेस थे उनके ऊपर। बात करते हो, अरविंद केजरीवाल उन लोगों के महानता के आसपास भी नहीं आते। भैया करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो।
एक फ्रीडम फाइटर से ज़्यादा महान है क्या? इस तरह पुराने दिनों को, ब्लैक एंड वाइट ज़माने को खंगाल कर आप कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त अकाली चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्राउट, ऑयल क्राइसिस, ऊपर से पाकिस्तान वार, सब एक साथ चल रहा था। और इधर ये लोग गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे थे, इसलिए उन्हें अंदर डाला गया और इंटरनल डिस्टरबेंस थोड़ा कम किया गया। अच्छा, वो पुरानी और ब्लैक एंड वाइट बातें हो गई। तुझे रंगीन बातें बताऊं। साल 2000 में जब इंटरनेट नई नई आई थी, कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की जरा भी निंदा होने पर रोक लगाने की कोशिश करते हुए सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को लाने की कोशिश करी थी। इस एक्ट के मुताबिक इंटरनेट पर अगर आप किसी को ऑफेंसिव मैसेज भेजते हैं तो आपको जेल हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एक्ट में ऑफेंसिव की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इसके मुताबिक अगर तुमने कभी किसी जर्मन शेफर्ड को ग्रे टी शर्ट पहनाकर नमस्कार दोस्तों की बैकग्राउंड ऑडियो लगाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी और किसी की फीलिंग्स हर्ट हो गई, तो तुम्हें वो इस एक्ट के अनुसार 3.5 साल की जेल दिलवा सकता था। कोई कोर्ट नहीं, यहाँ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती आपकी गलती है कि नहीं है। इसे कहते हैं एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। थोड़ी और नई बात, हमारे तरफ बिहार में ही जब लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी हो रही थी, तब उनके साले साधु यादव और आरजेडी पार्टी के कुछ वर्कर्स पटना के कार डीलर्स, टेंट वाले, बिजनेसमैन, ज्वेलर्स से जबरदस्ती शादी का सामान लूटा था। जर्नलिस्ट श्वेतांक भूषण ने इस बात को दिखाया था कि किस तरह से मिथिला मोटर्स से 100 से ज्यादा गाड़ियां जबरदस्ती लूटी गई थी रिलेटिव्स को बारात ले जाने के लिए। नॉर्थ कोरिया और चाइना वाले भी डर जाएं, जो हमारे बिहार में आज भी हो रहा है। भैया ये तो लेट 90s की बात है, उस वक्त गुंडे लोग भी ज्यादा थे। ये अपने मन से नहीं थे। लालू यादव ने शहाबुद्दीन, सुभाष यादव जैसे गुंडों को खुली छूट दे रखी थी। शहाबुद्दीन को तो यहाँ तक MP बनाया गया था आरजेडी की तरफ से। शहाबुद्दीन की मैं तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक कांड सुनाता हूँ, अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा। शुरू करो भाई। और सतीश अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे, तभी शहाबुद्दीन के लोग रंगदारी के लिए पहुंचे और मारपीट करने के बाद दोनों को उठाकर ले गए। परिवार के मुताबिक शहाबुद्दीन ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाया, उसके बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर उस पर नमक रगड़ दिया। खैर, तेरे सामने तो पुरानी न्यूज की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। अब महीने भर पहले की बात है, बेंगलुरु में एक दुकान का मालिक मुकेश अपने दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहा था और कुछ मुसलमानों ने उसे पीट दिया और कांग्रेस ने मुकेश पर ही FIR लगा दी, ये कहते हुए कि म्यूजिक की वॉल्यूम हाई थी। दिन भर रील देखने वाले डिक्टेटरशिप समझा रहे हैं। So dictatorship in India by BJP is false and our भैया is with truth. हम नहीं नाचेंगे, बल्कि हम आपके दिमाग में एंटीवायरस डालने के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे, उस पर वीडियो बनाकर ऑल अलोन एडिटिंग करेंगे और इस चैनल सॉलिड प्लान पर अपलोड कर इस सच्चाई को आप तक पहुंचाएंगे और बदले में आपसे इस वीडियो को शेयर करने की आशा रखेंगे। आखिर में मैं शाम शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहूँगा और उनके टीम को भी, जिनकी वजह से इस वीडियो में बताए कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाओं के बारे में मुझे पता चला। 2024 के ऊपर इम्पॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर मैंने कुछ पॉलिटिकल वीडियोस बनाए जो कि इस प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे तुमने एक और बात की थी कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने उन लोगों को जेल में इसलिए डाला क्योंकि इतनी प्रेशर थी, पाकिस्तान, इकोनॉमी की, ये सब वगैरह, और ये लोग अलग से प्रेशर बना रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान था सर पे। आज पाकिस्तान का बाप चाइना इंडिया को चारों ओर से घेर कर एक अटैक प्लान की स्ट्रेटेजी बना रहा है और ये लोग जो हेट फैला कर अहम वक्त पर हमारी यूनिटी तोड़ रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट।